बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हालात यकसर तब्दील होते नज़र आ रहे हैं और आप जानते हैं कि नई आर्मी चीफ़ की जो नई टीम है और नई जो एक तब्दीली आई थी इस्टेब्लिशमेंट में, उसके बाद चूँकि जो मेजर टीम है वही पुरानी है, जो कमर बाजवा की टीम थी वही पुरानी टीम है। अब अचानक से मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कमर बाजवा और उनकी टीम के खिलाफ, और साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर को शुरू हुई थी, 28 नवंबर से पहले तो हमारी हुकूमत नहीं थी। अब इसमें दो पैगाम है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये बयानिया सबसे पहले मरियम नवाज ने बात की और उसके बाद फिर इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं ने इसके ऊपर बात कर चुके हैं। होने क्या जा रहा है, क्या उनको अब ये नज़र आ गया है कि ये हुकूमत नहीं बचा सकते और अब इनको इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और इलेक्शन के लिए इन्होंने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। आज मुल्तान में मरियम नवाज ने जो कन्वेंशन में खिताब करते हुए बातें की हैं, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ विहाड़ी में। एक बस होस्टेस के साथ 18 साल की बच्ची थी और उसके साथ ये वाक़या पेश आया। वहाँ जो गार्ड था, गाड़ी का जो गार्ड था, मेलसी इलाका है विहाड़ी का, वहाँ पर जो सवारियाँ हैं वो सारी उतर गईं और उसके बाद बस ड्राइवर के साथ मिलकर उसने गाड़ी जब वहाँ से निकली तो उसने दरवाजे बंद कर दिए, बस का गेट बंद कर दिया। और अब दो बातें हैं। जो ड्राइवर है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इसमें मिला हुआ था। ड्राइवर की जानिब से ये कहा गया कि मेरे ऊपर भी क्योंकि असला तान लिया था तो मैं मजबूर था, क्योंकि उसके पास असलहा था। असलहा के ज़ोर पर जो मुलजमान थे, जो गार्ड था शिराज अली और ड्राइवर आसिफ, उनको आज अदालत में पेश किया गया था। उस 18 साल की बच्ची के साथ इन्होंने ज्यादती की और वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है। आज उनको एम्बुलेंस के जरिए अदालत भी पेश किया गया था बच्ची को, लेकिन जो मुलजमान है उनको आज अदालत में पेश किया गया और मुलजमान का जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर किया। मुबैना ज्यादती की शिकार खातून का फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उनको कल लाहौर लाया जाएगा। मुलजमान ने विहाड़ी में गुज़श्ता रोज असले के जोर पर 18 साल बस होस्टेस से चलती बस में मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और DOHQ अस्पताल विहाड़ी में उसको बच्ची को मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी सादकाबाद से मेलसी पहुंची तो वहां तमाम मुसाफिर उतर गए। बस को विहाड़ी स्टैंड की तरफ ले जाते हुए ड्राइवर ने गाड़ी को लॉक किया और गार्ड के साथ मिलकर असलहे के जोर पर बस होस्टेस को ज्यादती का निशाना बनाया। थाना दानेवाल में पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और पहले मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज किया गया। वहां पर जो ह्यूमन राइट्स हैं और ख़वातीन की जानिब से एहतजाज किया गया, उस एहतजाज के बाद ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी उसमें दफात क्योंकि रेप की शामिल होंगी और उसके लिए जो डीएनए टेस्ट होने जा रहा है, जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनेगा और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसी तरह के एक अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद में पेश आया है। इस्लामाबाद का F9 पार्क है और वहाँ पर एक लड़की के साथ ज्यादती की गई है, गैंग रेप किया गया है। F9 पार्क इस्लामाबाद का, वहाँ एक लड़की के साथ गैंग रेप का होना, ये हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं पुलिस, उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कि उनकी जो जिम्मेदारियां बनती थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां क्या खाक निभानी थी कि F9 जैसा जो पार्क है वहां पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाए और उसकी मदद के लिए कोई ना पहुंचे। FIR के मतन के मुताबिक रेप से कबल मुलजमान ने लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। जुमेरात की रात थी। खातून को इस्लामाबाद के सेक्टर F9 के पार्क में गन पॉइंट पर दो मुलजमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की का जो पुलिस को दिया गया बयान था उसके मुताबिक वो चहलकदमी के लिए दोस्त के साथ पार्क आई थी। मुसल्ला फवाद ने चहलकदमी करते वक्त रोका, लड़की को अलग ले गया और जान से मारने की धमकी दी। शोर करने पर थप्पड़ मारे, दरख्तों के झुंड में ले जाकर तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ डाले और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को बयान में लड़की ने कहा कि दो हमलावरों ने ज्यादती की, ज्यादती के बाद कपड़े दूर फेंक दिए ताकि वो भाग न सके। हमलावरों को दुहाइयां दी और वो बाज ना आए। मुलजमान ने ज्यादती के बाद लड़की से कहा कि शाम के वक्त पार्क ना आया करो। ये मैं आपको किसी बैकवर्ड इलाके की बात नहीं कर रहा, दूर दराज जहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये मैं आपको इस्लामाबाद के F9 पार्क की बात कर रहा हूँ। वहाँ शाम का वक्त है, एक बच्ची के साथ ये ज्यादती हो रही है, एक लड़की के साथ,
اور اوپر سے وہ بدبخت درندے کہہ رہے ہیں کہ شام کے وقت پارک نہ آیا کرو۔ اور پولیس کے مطابق خاتون کا پمز اسپتال میں میڈیکل کرایا گیا اور نمونے فورینزک لیبارٹری ارسال کر دی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ F9 پارک واقعے کے حوالے سے کہ واقعے سے متعلق جنسی جرائم کے خلاف جو اسپیشل یونٹ ہے وہ تفتیش کر رہا ہے، اور سہیل ظفر چٹھا جو CPO ہیں آپریشنز وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب ہماری پولیس سینکڑوں کی تعداد میں ایک سیاسی ملزم جن کو گرفتار کیا گیا شیخ رشید کو، ان کو دھکے دینے میں اور ان کو سبق سکھانے میں، چونکہ دو بڑے خاندانوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے، اس میں مصروف ہوگی، تو پھر اس طرح کے جو واقعات ہیں آئے روز جو ہم ڈکیٹیوں کے واقعات دیکھتے ہیں، آئے روز جو ہم اس طرح کی جو لا قانونیت کے واقعات دیکھتے ہیں، انتہائی شرمناک معاملہ ہے، انتہائی شرمناک اور افسوسناک معاملہ ہے۔ اور یہ ان کو چاہیے کہ، اور ابھی تک 3 دن گزر گئے ہیں، جمعرات کی شام کا واقعہ اور آج اتوار، آج پولیس اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان درندوں کے خاکے پہ جاری کیے گئے ہیں، گرفتار ابھی تک کوئی نہیں ہوا۔ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور یہ درندے گرفتار نہیں ہوئے، اب آپ ان کی پریورٹیز دیکھیں اور آپ ان کی قابلیت دیکھیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جو آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پیغام دیا گیا ہے، بڑا واضح پیغام عمران خان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا لوگ اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں کا شوق حیات بھارت کے جبر و تسلط کے تلے ماند پڑ چکا ہے۔ انسان تو محض آزاد معاشروں میں ہی پھلتے پھولتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مل کے اپنے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ان کی جو حق خود ارادیت کی جد و جہد ہے یا ان کی جو ایک آزادی کی تحریک ہے اس میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ بڑا ہی اہم ہے، اور ہم کیونکہ ہماری پوری قوم، ہم تو بطور مذہب ایونٹ پہ ہم آ گئے ہیں، اور ہر مہینے میں کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم جیسے میلاد پاک ہم مناتے ہیں تو وہ ربیع الاول شریف ہے، اس میں میلاد پاک منا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم میں ہم محرم کے جو جلوس ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم ایونٹ بیس ہماری، چاہے وہ مذہبی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں یا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں، کشمیر کا دن آتا ہے، مزدوروں کا دن آتا ہے، مختلف جو ڈیز ہیں وہ آتے ہیں، ہم اس دن چھٹی بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کاز کے لیے جو اپنے مذہب کے ساتھ جو ہماری حالت ہے کہ ہم اس کو بھی ایونٹس پہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے، تو باقی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی آزادی کی یا اپنے بھائیوں کی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے بطور مسلمان ہمارے لیے۔ دوسری جانب جو ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا، اور نہ صرف عمران خان کی جانب سے، جو لوگ رجیم چینج آپریشن میں ساری جن کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز تھے، جن کے پاس اس حوالے سے معلومات تھیں، ان سب نے یہ کہا کہ رجیم چینج آپریشن میں قمر باجوہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور قمر باجوہ نے یہ امپورٹڈ حکومت پاکستانیوں پر مسلط کی۔ اب یہ بات ایک مسلمہ اصول ہے، اور محسن نواز کھوکھر یہ بات کر چکے ہیں، پرویز الہی یہ بات کر چکے ہیں، تمام لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی جو اشیر بات کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ عمران خان تو پھر کھل کے اس کے اوپر بات کیا، اور عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ نے یہ سارا کچھ کیا۔ قمر باجوہ 28 نومبر تک، 29 نومبر کو آخری دن تھا جس دن انہوں نے چھڑی منتقل کی جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر کو، اس دن بھی وفاقی حکومت قمر باجوہ کی ایما پر مقدمے کر رہی تھی، جس قمر باجوہ کے لیے انہوں نے اعظم سواتی کو 3 صوبوں میں گھمایا، جس قمر باجوہ کے لیے عمران ریاض خان کو انہوں نے 29 نومبر کا ایک پرانا وقوعہ بنایا، آج وہ قمر باجوہ ان کو اچھا نہیں لگنے لگا۔ مریم نواز جب پاکستان آئی تو ان کی جانب سے ایک بات کی گئی کہ ہماری حکومت تو 28 نومبر سے شروع ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ بات خود تسلیم کرتے ہیں کہ 9 اپریل کو جو عدم اعتماد منظور ہوئی تھی، یا اس سے پہلے جو 7 اپریل کا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جو حکومت چلتی رہی 6 ماہ، وہ پی ڈی ایم کہتی ہے یا نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، وہ قمر باجوہ کی حکومت تھی۔ یہ الزام مسلم لیگ نون لگا رہی ہے۔ اب اسی طرح کی بات NRO 2 کی بات کی تھی اعظم سواتی نے، جس بنیاد پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا
पूरी दुनिया जानती है। तो वो बात की यहाँ अब मरीम नवाज की जानिब से ये बयानिया दिया गया। दूसरे नंबर पर जावेद लतीफ पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है। अब बाकायदा मुल्क के जो वजीर दाखिला हैं, जो कमर बाजवा की तौहीन और तनकीद पर मुकदमा दर्ज करते रहे हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गुज़श्ता साल अपनी रिटायरमेंट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन के इमरान खान के सहूलतकार बने रहे, अपनी रिटायरमेंट तक, मतलब 28-29 नवंबर तक। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून की मरियम जो नायब सीनियर नायब सदर है मरियम नवाज, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी हुक्मरानी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि वो ये बात कहते हैं कि हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। मतलब ये है कि वो स्कैंडलाइज करना चाहते हैं हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को कि अब हमारी हुकूमत या हमारे मुताबिक की जो है वो क़यादत आई है, उससे पहले जो थी वो इमरान खान के सर पर। अगर इमरान खान के सर पर उनका हाथ होता तो आप ये नैब तरमीम ना कर रहे होते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना इस मामले को इतना लटकाती। और ये पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। आप किसको बेवकूफ बनाते हैं? अब आप इलेक्शन के लिए बयानिया बना रहे हैं, और आप इलेक्शन के लिए बयानिया बनाने के लिए आपने कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी है। अब कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। साथ तलाल चौधरी ने भी अब ये कह दिया है, तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया है कि 28 नवंबर से पहले इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। हालांकि अप्रैल में जब इनकी हुकूमत आ गई उस वक्त से ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और अब इन्होंने एक नया बयान, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, अचानक से इनको ख्याल आया कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है, हमारे पास तो बात ही करने को नहीं होती। मरीम नवाज आज मुल्तान में खड़ी हैं, कहती है मुझे बहुत तकलीफ होती है जब आटा महंगा होता है, बिजली महंगी है, गैस महंगी, मुझे पता है आपके घरों में बहुत तकलीफ है, लेकिन हम क्या करें, ये सारा कुछ इमरान खान का दिया हुआ है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर को आई है। वो जो 7-8 माह आपने अयाशी की, आपके ECL से नाम निकले उन 28 नवंबर से पहले पहले, आपको लंदन जाने दिया गया 28 नवंबर से पहले पहले, आपको बरियत मिली 28 नवंबर से पहले पहले, आपके मुकदमात खत्म हुए 28 नवंबर से पहले पहले, और ECL के कानून, नैब के कानून, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, EVM के कानून, वो सारे तो 28 नवंबर से पहले। वो फिर कौन करवा रहा था? अगर आप नहीं थे तो आप कौम को बेवकूफ ना बनाएं। अब तलाल चौधरी कहते हैं कि 28 नवंबर से पहले एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तोड़ दें, तो कभी कहा जाता था कि नहीं हुकूमत जारी रखें। कहते हैं कि 28 नवंबर से पहले कभी कहा जाता था हुकूमत तोड़ दें, कभी कहा जाता था नहीं हुकूमत जारी रखें। उन्होंने कहा इत्तेहादी हुकूमत के होने के बावजूद हमें इदारों की सपोर्ट नहीं मिली, अलबत्ता आज इदारे बिल्कुल गैर सियासी हैं। दोनों चीजें वाजे कर दी हैं कि एक बात ये वाजे कर दी है कि 28 नवंबर से पहले जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं थी, वो जानिबदार थी, गैर जानिबदार नहीं थी। अब वो दोनों साइडों से इल्जाम है। अब कहते हैं जी कि वो बिल्कुल गैर सियासी है। तो मतलब ये है कि वो अब वाले को कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमारे पेज पर है, और पहले वाले जिन्होंने इनके लिए कहा था कि देखें हुकूमत की तब्दीली के साथ ही कैसे मईशत कहाँ चली गई, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थे। और फिर उनके दौर में अब एक बात बड़ी अहम है कि वो हमारे DGISI हों, बाकी वो हमारे जो मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर हैं एस्टेब्लिशमेंट में और पाक फौज में, वो सारे वही हैं जो कमर बाजवा के दौर में थे। तो अब इन्होंने ये जो कमर बाजवा के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, और हम जो आज तक सुनते आए हैं कि आज भी कमर बाजवा पॉलिसी चल रही है और उनके लोग बैठे हैं, तो फिर ये जो तब्दीली आई है, तो क्या ये जो सारी सेकंड लाइन लीडरशिप थी हमारी कमर बाजवा के बाद, क्या उन्होंने इजाजत दे दी है या वो अब कमर बाजवा की तरफ से न्यूट्रल हो गए हैं? ये जो सवालात हैं ये बहुत अहम है, और अब देखते हैं आने वाले दिनों में चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।